Hello everyone, welcome to my channel. So, today the name of the chapter is Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams of class 11th. In story Discovering Tut, the Saga Continues, Tut, who later changed his name to Tutankhamun, was the last heir to the powerful dynasty which ruled Egypt for several years. He died in his late teens. This story is a description of the exploration conducted by a team of researchers. It gives the account of struggles the team faces to unravel the mystery of the death of a teenage ruler, King Tut. डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। सागा का मीनिंग होता है गाथा, कहानी या कथा, और टट जो है वो एक किंग है। किंग का नेम है टट। तो टाइटल का मीनिंग है टट जो किंग हैं उनकी कहानी अभी जारी है, उनकी खोज, उनके बारे में खोज अभी जारी है। तो टट नाम के जो राजा थे उन्होंने बाद में अपना नाम बदल कर रख लिया था टूटनखामन कर लिया। वो एक शक्तिशाली डायनेस्टी राजवंश का आखिरी एयर, एच इसमें साइलेंट होता है, एयर मतलब उत्तराधिकारी या वंशज थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इजिप्ट, मिस्र पर शासन किया था। उनकी डेथ लेट टीन्स मतलब 1819 में हो गई। ये कहानी शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक्सप्लोरेशन का डिस्क्रिप्शन है। ये कहानी एक टीनेज रूलर, किशोर शासक किंग टट की मौत के मिस्ट्री, रहस्य को जानने के लिए रिसर्च टीम जो थी उसके संघर्ष के बारे में बताती है। क्यों किंग टट को इजिप्ट रूल में इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्योंकि वो उस पावरफुल किंगडम के सबसे कम उम्र के किंग थे और सबसे लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक थे, और कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। तो सबको लग रहा था कि उनका मर्डर हुआ है ताकि उनका शासन एंड हो जाए, और उनकी डेथ की मिस्ट्री को लेकर लोगों के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंट हैं। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility, now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. किंग टट जब इजिप्ट एम्पायर के राजा बने तो वो केवल एक टीनेजर थे और इस पावरफुल फैमिली के वो लास्ट एयर मीन्स अंतिम उत्तराधिकारी थे। और जब वो मरे, उनकी जब डेथ हुई, तो उनके साथ भी लेडन लाद कर सोना रख दिया गया, मीन्स बहुत सारा सोना उनके साथ रख दिया गया उनकी डेथ के बाद। क्यों रख दिया गया सोना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और 1922 में जब उनकी कब्र की, टूम मीन्स कब्र या मकबरा, उसकी खोज हो गई, तो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स बाद मॉडर्न वर्ल्ड मीन्स आधुनिक दुनिया ने ये अनुमान लगाना शुरू किया कि उनकी मौत कैसे हुई होगी, क्योंकि उनकी बहुत ही कम एज में डेथ हो गई थी। तो ये अनुमान लगाना शुरू किया कि उनकी डेथ कैसे हुई होगी, और कैसे हुई होगी डेथ, इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो थी वो ये थी कि उनका मर्डर हुआ होगा। Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. अब टट जो है, टट की जो डेड बॉडी है, ममी है, वो एक CT स्कैन से गुजरती है जिससे उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए सुराग मिल सकें और फोरेंसिक टीम को उस बॉयश फेरो कहते हैं किंग को, इजिप्ट में किंग को फेरो बोलते हैं, के बारे में सही डाटा जानकारी मिल सके फोरेंसिक टीम को। इसलिए उसको एक CT स्कैन से गुजरना पड़ता है। इजिप्ट में जितने भी किंग्स रहे होते हैं उन सब की ममीज़ को बरी दफन किया जाता है। कहाँ दफन किया जाता है? वैली ऑफ किंग्स में। उसको वैली ऑफ किंग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ थाउजेंड्स ऑफ किंग्स की ममीज़ दफन है, तो उस प्लेस का नाम क्या है? वैली ऑफ किंग्स। अब उनमें से किंग टट की मम्मी को सर्च करना, फाइंड करना भी काफ़ी टफ था, क्योंकि वहाँ थाउजेंड्स ऑफ किंग्स की मम्मीज़ थी। ये काम किया हॉवर्ड कार्टर ने, मीन्स
हावर्ड कार्टर ने किंग टट की मम्मी को ढूंढा वैली ऑफ किंग्स में से। कब ढूंढा? 1922 में। और ये हावर्ड कार्टर कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। नाउ व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये बहुत पुरानी चीज़ों और जैसे खंडरों के बारे में पता लगाते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब जब किंग टट की टूम को सर्च कर लिया गया तो उनकी टूम से क्या क्या मिलता है? रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। अभी हमने बात की थी कि उनकी डेड बॉडी के साथ खूब सारा सोना रख दिया गया था। तो क्यों रख दिया गया था सोना? क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि मम्मी के साथ सोना चांदी रखने से या जो भी रख दो वो उनकी नेक्स्ट वाली लाइफ में काम आता है। ये ऐसी उनकी मान्यता थी, इसलिए वो उनकी ज़रूरतों का सामान और सोना चांदी रखते थे डेड बॉडी के साथ। तो क्या क्या मिला किंग टट की टोम से? खूब सारा सोना, खूब सारे सोने के ऑर्नामेंट्स मिले। और क्या मिला? बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, cases of food and wine. At 6 p.m. on 5 January 2005, फिर 5 जनवरी 2005 को 6 बजे टट का सीटी स्कैन होता है, जो 3300 साल पहले मर चुका है। मीन्स उसकी डेड बॉडी का, मम्मी का सीटी स्कैन होता है 5 जनवरी 2005 को। बुक में क्या है ये पहले बताया गया है और 1922 वाली जो बात है वो बाद में बताई गई है, सो डू नॉट कन्फ्यूज। Carter began investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his gold solid coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. महीनों टट की टोम को केयरफुली रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स, ताबूत को इन्वेस्टिगेट करता है। तो वो कौन? कार्टर। क्या देखता है कि उसकी डेड बॉडी 3 नेस्टेड कैफिन्स में थी। 3 नेस्टेड कैफिन्स मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉक्स जो थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। सबसे पहले वाला कैफिन जब ओपन करता है तो वो विले की माला से सजी एक श्राउड कफन पाता है उसमें, और जैतून के पत्ते, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर। ये चीज़ें देखकर उसको लगता है कि ये मार्च या अप्रैल में दफनाए गए होंगे। ये इस बात के सबूत थे। अब रेजिन क्या होता है? सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता है। उस सब्सटेंस की वजह से जो टट की डेड बॉडी थी, मम्मी थी, वो उसमें ताबूत में चिपक गई थी। वो बॉडी चिपक गई थी, छूट ही नहीं रही थी। वो काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी कार्टर जो था वो उस बॉडी को अलग नहीं कर पा रहा था। और बाद में उसने लिखा भी कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे इसको अलग करें बॉडी को। अब कार्टर क्या करता है? बहुत तेज़ सनशाइन में रख देता है कैफिन को, और कैफिन का जो टेम्परेचर था वो 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। फिर भी डेड बॉडी कैफिन से अलग नहीं हुई। फिर क्या किया? फिर चिजल्ड नाम का एक हथियार या औजार था, उसको यूज करके उसकी बॉडी को अलग किया गया, उससे काट के। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब ये बताया जा रहा है कि टट की डेड बॉडी के ऊपर क्या क्या चीज़ थी। ग्लिटरिंग गुड्स थे, प्रेशियस कॉलर्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स होता है तावीज, सेरेमोनियल एप्रन्स, सैंडल्स एट्सेट्रा, और वो सब प्योर गोल्ड की थी। और इन सभी ऑर्नामेंट्स को उतारने के लिए कार्टर की टीम ने क्या किया? टट के हेड को काट दिया और बॉडी के जितने भी मेजर जॉइंट्स होते हैं उन्हें भी तोड़ दिया। आर्कियोलॉजी हैज़ changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death.
यहाँ बताया जा रहा है कि तब की आर्कियोलॉजी में और अब की आर्कियोलॉजी में कितना डिफरेंस आ गया है, बहुत डिफरेंस आ गया है। कैसे, मतलब पहले ममीज़ के चारों तरफ क्या है, सोना चांदी कितना है, ये सब देखते थे आर्कियोलॉजिस्ट, और अब उनकी लाइफ की डिटेल्स और डेथ से रिलेटेड मिस्ट्री, रहस्य का पता करते हैं। क्यों पता करते हैं रहस्य का? क्योंकि इसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब कार्टर की डिस्कवरी की 40 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी क्या होते हैं? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी, मीन्स लिविंग थिंग की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कवरी करते हैं। तो जो एनाटॉमी प्रोफेसर थे एक, वो फिर से टट की मम्मी का एक्सरे करते हैं। तो क्या फैक्ट सामने आता है? अब ये सेकंड टाइम वाला डिस्कवरी हो रही है, मीन्स 3 बार डिस्कवरी हुई है, लेकिन बुक में जो है सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है। सबसे पहले हुई थी 1922 में, फिर 1968 में, ये सेकंड वाली है, और फिर 2005 में। तो जब एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे करते हैं मम्मी का, तो क्या सामने आता है, क्या फैक्ट सामने आता है? कि मम्मी की चेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है। अब तीनों डिस्कवरीज के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि टट की डेथ कैसे हुई, कैसे वो मरा, कितनी उम्र में मरा, और उसकी उम्र कितनी थी जब उसकी डेथ हुई। एमेनहोटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. अमेनहोटेप III जो टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे ये नहीं पता, जो कि एक पावरफुल रूलर थे 18 डायनेस्टी राजवंश के, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है। 4 दशक से भी ज़्यादा रूल किया उन्होंने। उनका बेटा, किसका बेटा? एमेनहोटेप III का बेटा एमेनहोटेप IV ने उन्हें सक्सीड किया, उन्हें आगे बढ़ाया, उनके वंश को। उनका जो पीरियड था उसे एंशियंट हिस्ट्री का सबसे अजीब पीरियड कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया? एमेनहोटेप IV ने सन डिस्क मीन्स एटन, जो इनके गॉड हैं, की ये पूजा करते थे, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया बाद में? अखेनेटन, जिसका मीनिंग होता है सर्वेंट ऑफ एटन, मीन्स सूरज के सर्वेंट। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhare appeared briefly and existed with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today, the boy king, soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. अखेनेटन्स की डेथ के बाद एक नए रूलर आए जिनका नाम था स्मेनखरे। उन्होंने कुछ टाइम, मतलब बहुत कम टाइम तक रूल किया और फिर वो गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए ये, या कैसे गायब हो गए ये किसी को नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। उसके बाद किंग टट वहाँ का राजा बन गया। फिर किंग टट ने अपना नाम बदलकर टुटनखामन कर लिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमुन, ये इनके गॉड का नाम है अमुन। और कोशिश की कि पुराने टाइम के जो राज था उसको वापस लाया जाए, वैसे ही शुरू किया जाए। उसने 9 ईयर्स तक रूल किया और उसके बाद अचानक उसकी डेथ हो गई किंग टट की। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। अब किंग टट की जो ममी थी, वन ऑफ द फर्स्ट मीन्स पहली ममी थी जो सीटी स्कैन की गई, मीन्स वैली ऑफ किंग्स में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ममीज थी, उसमें बाकियों की भी की गई होगी, लेकिन ये सबसे पहले थे जिनको स्कैन किया गया। और सीटी मशीन जो थी, सीटी स्कैन मशीन जो थी, वो डोनेट किसने की थी? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने। ओके। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स। लाइक pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinting for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit
because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. स्कैन वाली नाइट को मीन्स जिस दिन टट की मम्मी को स्कैन किया जा रहा था उस दिन, उस वाली रात को वर्कमैन आए और टट की बॉडी को बॉक्स से बाहर निकाला। पॉल बेयरर होते हैं कंधा देने वाले लोग। फ्यूनरल में जो 4 लोग कंधा देते हैं उनको बोलते हैं पॉल बेयरर। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि टट की बॉडी को सीटी स्कैन में कैसे रखा, कैसे उसको ले जाया गया। लोगों ने कंधे पर उठाया, रैंप पर चढ़कर हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से सीटी स्कैन तक पहुंचाया और उस टाइम बहुत तेज हवा चल रही थी, सैंड आउटसाइड। 20 मिनट्स के बाद 2 आदमी भागते हुए आए और ऑफिस के बाहर से वाइट फैंस के पेयर को ले गए। क्यों ले गए फैंस को? क्योंकि स्कैनर के जो फैन थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनमें डस्ट धूल चली गई थी, क्योंकि जब हवा चल रही थी बहुत तेज। और वहाँ पर जो गार्ड खड़ा था उसने जोक करते हुए कहा कि लगता है फेरो मीन्स किंग ने ये कर्स दिया है, श्राप दिया है, इसलिए सीटी स्कैन के जो फैन थे वो बंद हो गए हैं। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. So 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर फिनिश हो गया और जहाँ पर किंग टट की डेड बॉडी को प्रीस्ट ने, पादरी ने बरीड दफनाया था, वहीं पर उसको फिर से रख दिया गया। अब रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन, क्या रिजल्ट हुआ सीटी स्कैन का? पूरी एंटायर बॉडी उसमें दिखाई दी। ग्रे हेड, नेक वर्टिब्रेट, अ हैंड, सेवरल इमेजेस ऑफ रिब केज एंड अ सेक्शन ऑफ स्कल। तो डैट मीन्स उनका मर्डर नहीं हुआ था, उनकी एक नॉर्मल डेथ हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी रिब केज मिसिंग नहीं थी। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था, जब एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे 1968 में जिन्होंने डिस्कवरी की थी, उन्होंने बताया था कि इनकी रिब केज मिसिंग है। तो वो एक्सरे जो था, उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो यहाँ पर गलत प्रूव हो गई और 2005 वाले सीटी स्कैन में ये क्लियर हो गया कि उनका कुछ भी मिसिंग नहीं था बॉडी में, इसलिए उनकी एक नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई थी। Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. अब जाही हवास जो हैं वो स्माइल करते हैं और रिलीव दिखाई देते हैं, मतलब चैन की सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए डर रहे थे कि जब टट की बॉडी को कट किया गया था, ऑर्नामेंट्स उतारे थे तो उसकी बॉडी को कट किया गया था, तो वो सोच रहे थे कि कहीं बॉडी को कोई नुकसान ना हुआ हो। जब सीटी स्कैन में सब कुछ साफ सही आया, स्कैन की रिपोर्ट्स के बाद सब नॉर्मल आया, तो उन्हें खुशी हुई और उनकी चिंता खत्म हो गई। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. अब क्या होता है? आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, जब बॉडी को वापस रख दिया जाता है और टीम बाहर निकलती है तो विंड रुक जाती है। पहले सारा टाइम हवा चल रही थी ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से सीटी स्कैन के फ़ैन भी बंद हो गए थे। बट अब सडनली विंड रुक जाती है और कंप्लीट साइलेंस हो जाता है वैली ऑफ किंग के अंदर। और जो टेक्नीशियंस थे जिन्होंने सीटी स्कैन किया था और वर्कमैन थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो थे, वो सब स्काई में ऊपर देखते हैं तो वो ओरियन कॉन्स्टेलेशन होता है नक्षत्र में, जैसे 7 स्टार्स के बारे में आपने सुना होगा, known to ancient Egyptians as soul of Osiris, the god of afterlife, above entrance to tomb। और ऐसा फील होता है that जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं वो उस बॉय किंग टट को देख रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.